Hello, my dear students. How are you all? This is MCQ series for Ecology and Environment. जो मैंने कंप्यूटर MCQ सीरीज़ कराई थी उस पर बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी बच्चों की, बोला कि जैसे हमें कंप्यूटर याद ही हो गया MCQ सीरीज़ से, वैसे ही आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए लाइए। मैंने इससे पहले भी लेक्चर्स लाए हैं MCQ सीरीज़ इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए, वो देख सकते हैं आप, वो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो आज हम करेंगे ये जो सीरीज़ है, इसमें मैंने टॉप मोस्ट क्वेश्चन लाए, और ये जब क्वेश्चन एक ही टॉपिक के रिलेटेड होते हैं या आपस में रिलेटेड होते हैं या रिपीट हो जाते हैं, उससे क्या हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है, फिर वो गलत नहीं होता है। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी लाई है यहाँ पे, आप वो भी देख सकते हैं। और जिस बच्चे का ये वाला पोर्शन वीक है, वो वीडियो को पॉज करके अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ भी सकते हैं, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, 4 ऑप्शंस पढ़ूंगी, और आप सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कम इनटू फोर्स? ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये फोर्स में कब आई? ऑप्शन 1 1985, 1987, 1989, 1991. चूज द करेक्ट ऑप्शन। यस, एंड द राइट आंसर इज कब आई फोर्स में। एक हो गया अडॉप्ट कब हुई, दूसरा हो गया फोर्स में कब आई, राइट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये फोर्स में आई 1989। 1989। ओके, ये है एक्सप्लेनेशन, आप पढ़ भी सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1989 में फोर्स में आई। ये किस लिए था? उन सबस्टेंसेस को कम करना जो ओजोन लेयर को थिन करते हैं, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, उन सबस्टेंसेस का यूज़ कम करना, रिड्यूस करना। ये फोर्स में आई 1989 में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड इंडिया एक्सेप्टेड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? अब दूसरा क्वेश्चन ये हमें बताता है कि इंडिया ने कब एक्सेप्ट किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। ऑप्शन ए 1990, 1991, 1992, 1993. चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड द राइट आंसर इज इंडिया ने ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडिया ने 1992 को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट किया। ये दिस इज द एक्सप्लेनेशन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फोर्स में आई 1989 में, और इंडिया ने जो है 1992 में इसको एक्सेप्ट किया। और इंडिया में के पास अभी सेपरेट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स के साथ डील करती है। और इस मिनिस्ट्री में एक सेल भी जो है एस्टैब्लिश की गई, उसको हम ओजोन सेल बोलते हैं, इसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। ओके, व्हेन डिड क्योटो प्रोटोकॉल एडॉप्टेड? अब दूसरी एक प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल, उसको एडॉप्ट कब किया गया, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, वर्ड क्या पूछा गया है, ये फोर्स का पूछा गया है, एडॉप्ट का पूछा गया है, राइट। ऑप्शंस आर 1996, 1997, 2000 एंड 2007. चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1997 में एडॉप्ट किया गया क्योटो प्रोटोकॉल को। एंड दिस इज एक्सप्लेनेशन। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इसका नाम इसलिए क्योटो है क्योंकि क्योटो एक शहर है जापान का, वहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया। इसको दिसंबर 1997 में अडॉप्ट किया गया। और क्योटो प्रोटोकॉल जब फोर्स में आई, ये कब आई फोर्स में? 2005 में, 2005 में फोर्स में आ गई। और UNFCCC के रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल। फॉर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विच प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए जो कन्वेंशन था, और देखो कन्वेंशन एक अलग चीज़ होती है और प्रोटोकॉल एक अलग चीज़ होती है। जब कोई कन्वेंशन होता है किसी चीज़ के लिए, फिर हम उसके लिए प्रोटोकॉल आती है। प्रोटोकॉल में हम स्पेसिफिक टारगेट्स रखते हैं, राइट। तो ये जो कन्वेंशन है ना ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके लिए कौन सी प्रोटोकॉल अडॉप्ट की गई थी? ऑप्शन 1 क्योटो, मॉन्ट्रियल, नगोया प्रोटोकॉल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल. चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल और कार्टेजिना प्रोटोकॉल. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, कार्टेजिना प्रोटोकॉल. कार्टेजिना प्रोटोकॉल, राइट. ओके, कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है वो दैट वाज अडॉप्टेड फॉर बायोसेफ्टी, वाज अडॉप्टेड ऑन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, तो जो हमें बोलता है कि द सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रोटोकॉल एम्स टू शेयर द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज. ठीक है, जो जेनेटिक रिसोर्स है उसका यूटिलाइजेशन जो है इस कौन सी प्रोटोकॉल एम करती है? शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ अराइजिंग. जो जितने भी हमें बेनिफिट्स मिलते हैं ना हमारी जेनेटिक रिसोर्सेज से, वो सबको मिलने चाहिए, उनको शेयर करना चाहिए. ये नहीं कि डेवलपर कंट्री अपने पास रखे, ये नहीं डेवलपर सोसाइटी अपने पास रखे. जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज है, बायोलॉजिकल जेनेटिक रिसोर्सेज से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको शेयर करना चाहिए. तो इसके रिलेटेड कौन सी प्रोटोकॉल है? नगोया प्रोटोकॉल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. चूज द करेक्ट ऑप्शन. अभी हमने कार्टेजिना भी पढ़ा, मॉन्ट्रियल भी पढ़ा. अब क्या लगता है आपको
आपको बेनिफिट शेयरिंग के लिए क्या है, नगोया प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो नगोया प्रोटोकॉल है ये बोलते हैं एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ठीक है। जितने भी हमारे बेनिफिट्स अराइज होते हैं फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, उनको हम फेयर और इक्विटेबल मैनर में वे में शेयर करेंगे। और ये फोर्स में कब आई, 2014 में। शाबाश। ओके, प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशंस आर द सेम, क्या प्रोटोकॉल और कन्वेंशन सेम होते हैं? ट्रू और फॉल्स है ये। प्रोटोकॉल और कन्वेंशन सेम नहीं होते, दिस इज फॉल्स। A protocol to the convention is an agreement that diplomatic negotiators formulate and sign as a basis for a final convention where the parties are set specific aims. Usually when a major provision is to be incorporated at a protocol is called among the countries. Convention तो एक major इस general एक होता है, फिर protocol उसी convention के related लाई जाती है, तो उसमें specific targets set किए जाते हैं। तो convention और protocol दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। Which protocol helps to phase out hydrofluorocarbons? Hydrofluorocarbons को reduce करने के लिए, फेज आउट करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल है हमारे पास? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, कार्टेशियन प्रोटोकॉल एंड नगोया प्रोटोकॉल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड यस द राइट आंसर इज ए, क्योटो प्रोटोकॉल, सॉरी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखो कैसे आप बोलोगे मैम, आपने अभी बोला कि ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना वो था किसके लिए? टू रिड्यूस द ऐसी सबस्टेंस को रिड्यूस करना जो ओजोन लेयर को ये करते हैं, थिन करते हैं, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। तो उन सबस्टेंस को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं। तो फिर क्या बोला गया था जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आई, उस टाइम बोला गया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है उनको रिड्यूस करेंगे हम बाय, सॉरी उनको रिप्लेस करेंगे कौन? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो ओजोन को डिप्लीट नहीं करते हैं। लेकिन फिर क्या बोला गया कि ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है ना, ये तो ओजोन को डिप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस है, इससे क्या हो जाता है? टेम्परेचर राइज होता है। तो इसलिए इन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी बैन करो, उनको भी कम करो। तो फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एक अमेंडमेंट की गई, उसको मॉडिफाई किया गया, तो उसको हम शायद किगाली अमेंडमेंट बोलते हैं ना, तो इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका आंसर आएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो डिप्लीट करती है ओजोन लेयर को, लेकिन जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। ये देखो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर ग्रीन हाउस गैस, लेकिन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, ये वार्म करते हैं इसको एनवायरनमेंट को। हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन द नगोया प्रोटोकॉल? ये बेसिकली 2010 के बेसिस पे बोलता है कितनी पार्टीज है। 91, 93, 95, 97 नगोया प्रोटोकॉल में कितनी पार्टीज है? तो यस 93 पार्टीज है। एज नगोया प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट की गई नगोया प्रोटोकॉल को? 2010 में। नगोया भी एक कहाँ का शहर है? जापान का। अभी प्रेजेंटली 93 पार्टीज है, राइट तो नगोया प्रोटोकॉल को भी 2010 में जो है अडॉप्ट किया गया, नगोया जापान में। व्हेन डिड द नगोया कोलालमपुर जो है सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स? नगोया कोलालमपुर जो है कि सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है, ये फोर्स में कब आ गई? 2011, 2015, 2017, 2018। चूज द राइट आंसर। जो ये नगोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है, ये ऑप्शन डी 2018 में फोर्स में आ गई। और ये प्रोटोकॉल इज मेजरली ऑन लायबिलिटी एंड रिडक्शन टू द कार्टेशियन प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ये 2018 में आ गई। The International Committee came into force for the Cartagena Protocol on Biosafety. Cartagena Protocol जो है बायोसेफ्टी पे, उसके लिए कौन सी एक कमेटी आ गई? इंटरनेशनल कमेटी। क्या इसके लिए इंटरनेशनल कमेटी लाई गई थी? ट्रू और फॉल्स। देखो जब सीबीटी एग्जाम होता है ना, तो कुछ ड्राई क्वेश्चंस आते हैं जो कि जरूरत भी नहीं होते याद रखने, लेकिन वो आ जाते हैं। तो ये उस तरह के क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लाए हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। द इंटरनेशनल कमेटी कैम इनटू फोर्स फॉर द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। ऑप्शन ट्रू और ये क्या सही है गलत है? ये बिल्कुल सही है, ट्रू। एक इंटरनेशनल कमेटी कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी के लिए एस्टैब्लिश की गई थी। ओके, विच कन्वेंशन अडॉप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर? सबसे पहले एक कन्वेंशन आया, ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक कन्वेंशन लाया गया था। फिर जब टारगेट सेट किए गए ना, तो उसके लिए फिर एक क्या लाई गई? टारगेट सेट किस में करते हैं हम? प्रोटोकॉल लाई गई, जैसे हम पढ़ते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली किस कन्वेंशन पे आया था? तो वीनिया कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो कौन सा कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था ओजोन लेयर को बचाने के लिए? दैट वाज वीनिया कन्वेंशन, जो 1985 में लाया गया। इस सबसे पहले यही आया, उसके बाद फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आए, और उसके बाद फिर बाकी प्रोटोकॉल्स, राइट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आगे अडॉप्ट की गई वीनिया कन्वेंशन को 1985 में।
हाउ मेनी ईयर्स वंस द पार्टीज इन द वीनिया कन्वेंशन मीट टू टेक अ डिसीजन, तो कितने सालों बाद जो है वीनिया कन्वेंशन की जो पार्टीज है ना, क्योंकि जितने भी मेंबर्स हैं ना वीनिया कन्वेंशन में, उनको हम पार्टीज बोलते हैं, वो कब मिलते हैं फिर डिसीजन लेने के लिए? 1 2 3 4 ईयर्स के बाद, 1 ईयर के बाद, 2 ईयर के बाद, 3 ईयर के बाद। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द आंसर इज सी, 3 ईयर्स के बाद। Okay, when did Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants came into force? पॉप जिसको हम बोलते हैं, persistent organic pollutants, पॉप, इस पे भी एक कन्वेंशन आया था। देखो इसमें यहाँ पे मैं बताऊंगी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, लेकिन परसिस्टेंट, ऐसे पोल्यूटेंट्स जो नेचर को पोल्यूट करेंगे लेकिन ये परसिस्टेंट है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो इनसे एनवायरनमेंट को इनसे बचाने के लिए, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से बचाने के लिए कन्वेंशन लाया गया, स्टॉकहोम कन्वेंशन लाया गया। तो इसलिए बोला कि मैंने कि पॉप क्या है, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है, ऐसे पोल्यूटेंट्स जो लॉन्ग टाइम के लिए एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है, वो फोर्स में कब आए? 2000, 2002, 2004, 2006। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन कब आ गया? ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज 2004। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो आ गया परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए, ये 2004 में आ गया। ये ग्लोबल ट्रीटी है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स एंड दस हेल्प अस टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और ह्यूमंस के हेल्थ को बचाने के लिए, ऐसे पोल्यूटेंट से बचाने के लिए जो कि बहुत समय तक, बहुत लॉन्ग लाइफ जिनकी होती है, जो कि बहुत सालों तक हमारे एनवायरनमेंट में इंटैक्ट रहते हैं। व्हाट आर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स? ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर होता है क्या? नहीं, मैन्योर तो हार्मफुल नहीं होता है। वीड होता है क्या? वीड तो वैसे भी हर जगह होता है, वो भी नहीं है। सैंड होती है क्या? नहीं, ये केमिकल्स होते हैं। Persistent organic pollutants are chemicals that remain intact in environment for longer periods and become widely distributed geographically and accumulated in fatty tissue in living organisms। जो जितने भी living organisms हैं उनके fatty tissues में accumulate हो जाते हैं, क्योंकि जो भी living organisms है ना, उनका fat जो है वो धीरे धीरे बहुत कम लेवल पे स्लोली जो है ख़त्म होता है, बहुत फैट जो है स्लोली ये होता है, रिड्यूस होता है, और जो है accumulated fatty tissue में जो ये होता है। तो ये जो होते हैं ना परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये इसलिए ज़्यादा टाइम एनवायरनमेंट में रहते हैं। सो अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एम ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स? इसका मेन एम क्या है स्टॉकहोम कन्वेंशन का? एलिमिनेट डेंजरस पीओपीज, increase the usage of dangerous POPs, developing strong chemicals, increase in the production of POPs। क्या लग रहा है आपको, क्या मेन एम होगा इसका? शाबाश, एलिमिनेट करना, ये जो डेंजरस POPs है इनको एलिमिनेट करना। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले जब POPs एक लिस्ट दिया ना POPs का, तो उसमें 12 वर्स्ट वंस दे रखे गए, राइट? ओके, Rotterdam Convention is established to trade with hazardous chemicals। Rotterdam Convention is established to trade with hazardous chemicals। ये सही है या फॉल्स है? ये एक और कन्वेंशन है, Rotterdam Convention हम इसको बोलते हैं। क्या ये हैजर्ड्स केमिकल्स के साथ डील करने के लिए, जब हम ट्रेड करते हैं हैजर्ड्स केमिकल्स के साथ, क्या इसलिए एस्टेब्लिश किया गया? ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल ट्रू है। रोटरडम कन्वेंशन क्या है? ये पर इसको हम PIC भी बोलते हैं, पिक, पीरियड इन्फॉर्मेड, ऐसे ही आप याद रखना, पीरियड इन्फॉर्मेड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हैजर्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इंटरनेशनल ट्रेड। दिस रोटरडम कन्वेंशन केम इनटू फोर्स इन 2004। ये जो रोटरडम कन्वेंशन है ना, देखो ये क्या है, जब हम ट्रेड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक दूसरे से लेता है, कहीं से भी आप ट्रेड करते हो, ऐसे केमिकल्स का जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, हैजर्डस होते हैं, या ऐसे पेस्टिसाइड्स जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, तो आपको पहले बताना है, पहले कंसर्ट लेना है, ठीक है, पीरियड इन्फॉर्मेड कंसर्ट, ऐसे ही आने आप उनको, देखो आपको बोलना है, कंसर्ट लेना है कि आप ये ट्रेड कर रहे हो, इसके अगर ये लीक हो गए, इनमें ये खदशात है, ये ऐसे हार्म कर सकता है। तो रोटरडम कन्वेंशन इसके साथ डील करता है। बेसल कन्वेंशन इज मेनली डील्स विद, जो बेसल कन्वेंशन एक और कन्वेंशन है, तो ये किसके साथ डील करता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का तो हमने देखा, हैजर्डस वेस्ट्स एंड देयर डिस्पोजेबल्स, ओके, POPs का भी हमने देखा, डिप्लीटिंग ओजोन डिप्लीटिंग। देखो एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हो, अगर आप 2-3 कन्वेंशन याद है ना तो आप कर सकते हो। ओजोन डिप्लीटिंग के लिए वीनिया कन्वेंशन है, POPs के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए भी हमने देखा।
है ना। तो इसके लिए बचता है बी पार्ट, हैजर्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। जैसे कोई वेस्ट होता है, जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट है जो कि न्यूक्लियर वेस्ट होता है, बहुत हार्मफुल होता है ना, तो उसको क्या कहाँ डिस्पोज करें। क्योंकि क्या होता था, जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो जाके अफ्रीकन कंट्रीज है, जो गरीब कंट्रीज होती है वहाँ डिस्पोज ऑफ करते थे। वो बेचारे उनको कोई कंसर्न ही नहीं होता, उनको समझ भी नहीं होता था, थोड़े से पैसों के लिए वहाँ पे उसको डिस्पोज करते थे, मगर डैम्प करते थे, मगर उसके हार्मफुल इफेक्ट्स किन को झेलने पड़ते हैं, फिर गरीबों को। तो इसलिए ये कन्वेंशन आया, इसको हम बेसल कन्वेंशन बोलते हैं, जिसमें हैजर्डस वेस्ट और डिस्पोजल्स के साथ डील किया जाता है। देखो बेसल कन्वेंशन कब अडॉप्ट किया, 1989 में। तो बेसिकली एक शहर है जहाँ पे ये कन्वेंशन बनाया गया, स्विट्जरलैंड का एक शहर है, उसका नाम है बेसल। क्योंकि ये जो जितने भी कन्वेंशन है ना, ये उस जगह के नाम पे जहाँ पे वो मीटिंग हुई थी, जैसे वीनिया है, जैसे ऑस्ट्रिया में, ऐसे ही मॉन्ट्रियल है यहाँ कनाडा में, ऐसे ही बेसल है स्विट्जरलैंड में। इसका एम क्या है बेसल का, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हैजर्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल्स। जैसे कि एक कंट्री अपनी बाउंड्री के पार लेती है ऐसे वेस्ट और फिर वहाँ पे डिस्पोज करती है, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। ओके, व्हाट इज द मेन एम ऑफ UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर दिस क्लाइमेट चेंज, है ना। UNFCCC जो है ना, ये इसका मेन एम क्या है, ये जो UNFCCC है 1992 में आई थी, राइट, रियो डी जेनेरो में। स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो UNFCCC क्यों आई, इसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम था स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो UNFCCC है ना, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये याद रख लेना, इसका फुल फॉर्म भी कुछ बच्चों को पता नहीं होगा। देखिए ऐसे भी बच्चे होंगे जो सोच रहे हैं कि शायद हमें वीक है, या कोई मसला नहीं है, वीक है ना एरिया, 2-3 बार ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना स्ट्रांग हो जाएगा। किसी को पहली बार नहीं पता होता है, किसी को दूसरी बार भी सारा कुछ नहीं पता होता है, तीसरी बार भी नहीं पता होता है। जितना आप रिवाइज करोगे ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं, राइट। आप पढ़ो इनको अच्छे से, नोट से पढ़ो, फिर MCQs करो, और MCQ से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्योंकि देखो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ा जाता है ना, तो कोई भी चीज़ लाइटली नहीं लेनी है। जैसे किसी की फुल फॉर्म है UNFCCC क्या है, आप बार बार पढ़ोगे, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कभी ऑप्शंस में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, उसका थोड़ा सा सी का इधर, कभी पहले कन्वेंशन लिखा होगा, कभी पहले क्लाइमेट लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एग्जिस्टेंस में कब आई, जून 1992 में। और क्यों आई, द रीजन बिहाइंड इज दिस इज टू अचीव स्टेबलाइजेशन ग्रीन हाउस गैसेज कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन होती है उनको स्टेबलाइज करना। ओके, एक और क्वेश्चन है, विच कन्वेंशन केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज। ठीक है, पानी के लिए, क्योंकि आपको पता है ट्रांस बाउंड्री बहुत सारी वाटर बॉडीज भी हैं जिन पे अभी भी डिस्प्यूट है, तो उनके लिए उनको यूज़ कैसे करना है उनके लिए। वीनिया कन्वेंशन तो हमने देखा, ये किस लिए है, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। स्टॉकहोम कन्वेंशन तो POPs के लिए, ये भी हमने पढ़ा। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे हेलसिंकी एंड बुचारेस्ट कन्वेंशन। तो इन दो में से आपको दो में से देखो, अगर आपने थोड़ी सी भी नॉलेज होगी ना, 50% भी, ये दो तो हो गया आउट, अब ये दो में आपको करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हेलसिंकी कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ द यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज। हेलसिंकी कन्वेंशन केम इनटू एक्जिस्टेंस 1992 में आया, कि हम कैसे प्रोटेक्ट करें और यूज़ करें ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज हो, या इंटरनेशनल लैक्स जो होते हैं ना, ऐसे कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क्स बनाना, राइट, सो दैट कि ये वाटर बॉडीज कंजर्व हो जाए। ओके, एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स प्रोक्लेम्ड एट रियो डी जेनेरो कन्वेंशन। रियो डी जेनेरो कन्वेंशन जो होता है, रियो डी जेनेरो एक जगह है ब्राज़ील में, राइट, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील एक कंट्री है, वहाँ पे एक जगह है रियो डी जेनेरो। टाइम क्या है जूम मीटिंग का? सो रियो डी जेनेरो जो है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जो रियो डी जेनेरो है वो है ब्राज़ील में एक शहर रियो डी जेनेरो। ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली ये एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे अडॉप्ट किए गए थे प्रिंसिपल्स को। तो कितने प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया था, 21, 25, 27, 29। चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन C 27
जो है प्रिंसिपल्स को इनको किया गया था। तो रियो डी जेनेरो जो है ब्राज़ील में एक जगह है, जून 1992 में हुआ था। 27 प्रिंसिपल्स को प्रोक्लेम किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था न्यू पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि कैसा लगा आपको ये सेशन, और फिर मैं कंटिन्यू करूँगी और इसे जो है लंबे लंबे सेशंस भी लाऊंगी। एमसीक्यू हम सारी इकोलॉजी एनवायरनमेंट इसी एमसीक्यूज़ के थ्रू ही याद करेंगे, क्योंकि जब रिपीट होगा तो आपको खुद ब खुद ये याद रहेगा। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।